हेलो एवरीवन दोस्तों। तो जिस तरह दोस्तों भारत में विकसित भारत 2047 आया, इसी को ध्यान में रखते हुए अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो हैं, ये विकसित मध्य प्रदेश 2047 जो है ये लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं दोस्तों? विकसित मध्य प्रदेश 2047 लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम जो है विकसित मध्य प्रदेश 2047 से रिलेटेड जो भी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो क्लास में ही दोस्तों याद करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, विकसित मध्य प्रदेश @2047 है, जिसमें ज्ञान फॉर्मूले पर भी दोस्तों क्या किया गया है, फोकस किया गया है। क्या किस पे फोकस किया गया है? ज्ञान फॉर्मूला पर भी फोकस किया गया है। ज्ञान में दोस्तों जी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से दोस्तों क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। यानी ज्ञान से दोस्तों क्या हो जाएगा? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनके सर्वांगीण विकास पर फोकस किया गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों क्लियर आ सकता है कि ज्ञान से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ लेगा, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन सभी के सर्वांगीण विकास पे दोस्तों फोकस किया गया है। यानी गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं लाई गई हैं। गरीबों को जितना हो सके दोस्तों ज्यादा फायदा दिया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लाई गई हैं। युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए योजनाएं लाई गई हैं। स्टार्टअप खोलने के लिए योजनाएं जो हैं ये लाई गई हैं। अन्नदाता, ए से अन्नदाता यानी जो किसान है ना, किसान केंद्रित योजनाएं भी बहुत सारी लाई गई हैं, जिससे गरीब, युवा, अन्नदाता और जो नारी है उनका 2047 तक सर्वांगीण जो है वो क्या किया जाए? विकास किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान को ध्यान में रखते हुए जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ज्ञान को दोस्तों क्या बना दिया? ज्ञानी बना दिया। ज्ञान को दोस्तों क्या बना दिया? ज्ञानी बना दिया। यानी GYANII, GYANII, जी से दोस्तों क्या हो जाएगा? गरीब। वही दोस्तों गरीब कल्याण यानी अंत्योदय की अवधारणा को साकार करना है। यानी जो अंत में जो खड़ा व्यक्ति है ना, सबसे नीचे, उनको भी दोस्तों योजना तक लाभ पहुंचे, यानी गरीब। वाई से दोस्तों युवा शक्ति, युवाओं में कौशल का विकास करना और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना है। गरीब, युवा। ए से अन्नदाता यानी किसानों की आय में जितना हो सके दोस्तों क्या करना है? वृद्धि करना है। तो गरीब, युवा, अन्नदाता। एन से दोस्तों क्या हो जाएगी? नारी शक्ति हो जाएगी। यानी नारी शक्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आनी है, जैसे गांव की बेटी योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, कन्या साक्षरता योजना। ठीक है, ये सारी योजनाएं हो जाएंगी। उषा किरण योजना, ये नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हो जाएगी। और फिर आई से याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत सुविधाओं का विकास देना, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे दोस्तों आपके बिजली हो, ये सभी आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होगी? मजबूत होगी। और दोस्तों मध्य प्रदेश जो है उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आई यानी इंडस्ट्री पर भी फोकस किया जाएगा। तो प्रदेश में औद्योगिक निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य जो है उसमें लक्ष्य नंबर 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा है। इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2023 में सबसे कम स्कोर किया है, मात्र 39। तो इसी पे फोकस किया जाएगा। किस पे? इंडस्ट्री पे हो जाएगा। तो याद रखना, ज्ञानी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। बोलते रहिए मेरे साथ, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। इसमें क्लियर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ये याद रखना। यानी ज्ञान, अब ज्ञानी पे फोकस किया जाएगा 2047 विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए, क्योंकि हम इन्हीं सभी चीजों पे फोकस कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। गरीबी समाप्त कर देंगे, सभी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अन्नदाताओं की आय में वृद्धि हो जाएगी, यानी प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल जाएगा। साथ ही साथ नारी शक्ति को बढ़ावा मिल जाएगा, महिलाओं का सभी का विकास होगा, लैंगिक समानता दूर होगी, जो कि सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 जो है उस पे काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर देंगे तो अर्थव्यवस्था जो है आसपास की बहुत मजबूत हो जाएगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तो द्वितीय क्षेत्र जो है या फिर दोस्तों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जो विकसित मध्य प्रदेश 2047 तक लक्ष्य बनाया गया ना, 250 लाख करोड़,
250 लाख करोड़ मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को बनाना है, तो ये लक्ष्य इन चीजों पे फोकस करें तो भी आसानी से इस लक्ष्य को हम फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो ज्ञानी का फुल फॉर्म याद रहेगा, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। तो ये विजन डॉक्यूमेंट जो है विकसित मध्य प्रदेश 2047 जो है, इसका विमोचन कब किया गया था? 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, जो अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम चल रहा था ना, अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम जो है, इसमें इसका जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है, इसका क्या रखा गया था? इसका विमोचन किया गया था। इसे नीति आयोग के सहयोग और व्यापक जन भागीदारी, ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक प्राप्त सुझावों के आधार पर इसे, जो ये विजन डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश 2047 है, इसे तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस बेसिक बेसिक समझ लीजिए कि अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम जो चल रहा था उस समय इसका विमोचन किया गया। इसमें नीति आयोग, ग्राम पंचायत, जिला स्तर तक की जितने भी दोस्तों जो सुझाव हैं, यानी आपको देखने को मिलेगा, आप किसी भी जिले की वेबसाइट पे जाना तो वहां बता रखा है कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए आपके क्या सुझाव हैं, आप सुझाव भर के दे सकते हो। तो उस आधार पर ये तैयार किया गया है। और ये विजन डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित है, जिन पर राज्य का समग्र विकास टिका होगा। प्रसन्नता, हैप्पीनेस, समृद्धि और संस्कृति, इस पर दोस्तों ये टिका हुआ है कि अपना विजन डॉक्यूमेंट विकसित मध्य प्रदेश 2047 हो जाएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जीएसडीपी, यानी वर्तमान में दोस्तों जीएसडीपी समझ गए ना, जीडीपी भारत की होती है, स्टेट की जीएसडीपी होती है। हालांकि मैंने ये पूरी एमपी की इकोनॉमी की क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था। तो वर्तमान देखिए कितनी चल रही है, 2025-26 के अनुसार 16,69,750 करोड़ की जीएसडीपी है, यानी लगभग आप मान लीजिए 16 लाख करोड़ की जीएसडीपी है। इस 16 लाख करोड़ की जीएसडीपी को 250 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। पहले लक्ष्य कम था, अब लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, ये याद रखना। तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन क्लियर आ जाएगा कि 2047 तक मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो है उसका लक्ष्य कितना है? 2.5 ट्रिलियन डॉलर, 2.0 ट्रिलियन डॉलर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर या फिर 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को 2.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 250 लाख करोड़, यानी 16 लाख करोड़ से आपको देखने को मिल रहा है 250 लाख करोड़। और 2028-29 तक लक्ष्य क्या रखा गया? मध्य प्रदेश की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। तो दुगना करने का लक्ष्य 2028-29 तक रखा गया, जबकि 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है, ये याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो जीएसडीपी को 250 लाख करोड़ यानी 2.5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 22 लाख रुपए सालाना करें लक्ष्य रखा गया, यानी पर कैपिटा इनकम 22 लाख रुपए दोस्तों एवरेज जो है ये प्रति ईयर हो जाएगी, यानी महीने के आप 2-2 लाख रुपए कमाओगे। आज नहीं, 2047 तक ऐसा आज लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना पर कैपिटा इनकम जो है ये 22 लाख रुपए हो जाएगी प्रति व्यक्ति। ये 22 लाख रुपए है, 22 लाख करोड़ नहीं है। जीएसडीपी है 250 लाख करोड़, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, जबकि याद रखना पर कैपिटा इनकम जो है इसको 22 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है इसको बढ़ाने पे काम किया जाएगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ये काम क्या किया जा रहा है? ये प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए तो काम किया जा रहा है। 2047 तक 22 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। ठीक है, इसके अलावा साक्षरता की हम बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69%। 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो नॉर्मल पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर होगा। ठीक है, 2011 में साक्षरता दर 69% है। 2023 में हम देखें तो लगभग 76%, हमें 76.4 साक्षरता दर देखने को मिल रही है। और 2047 तक लक्ष्य क्या रखा गया कि 100% हमें साक्षरता दर करनी है। कितनी करनी है दोस्तों? तो याद रखना 100%, यानी सब लोग पढ़े लिखे होंगे, राम राज्य होगा, सुशासन, अच्छा शासन चल रहा होगा, ये लक्ष्य रखा गया। तो जीएसडीपी 250 लाख करोड़, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति आय 22 लाख रुपए हो जाएगी। साक्षरता दर 2023-24 में 76 से 100% करने का लक्ष्य रखा गया। और औसत आयु 84 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है कि औसत जो है प्रति व्यक्ति जो है लगभग 84 साल तो जिए, जैसे बीमारियों को समाप्त किया जाएगा,
ठीक है। साथ ही साथ ये औसत आयु रखी गई, तो औसत आयु दोस्तों कितनी रखी गई है, तो याद रखना 84 वर्ष जो है ये हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा ऊर्जा की हम बात करें तो आपको पता है अभी वर्तमान में ज्यादातर ऊर्जा हमें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के कोयला की जो ऊर्जा होती है उससे मिलती है, परंतु अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना जो है ये की गई है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ओमकारेश्वर में बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना इधर नीमच से मंदसौर, आगर मालवा, मुरैना साइड भी जो है ये बड़े बड़े सौर पार्क जो है ये बन रहे हैं, ठीक है। तो रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन 2020 में मोदी जी ने 10 जुलाई को कर दिया था। 750 मेगावाट यहाँ बिजली का उत्पादन होगा। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा आगर मालवा, नीमच से मंदसौर, राजगढ़ साइड जो है सौर पार्क बन रहे हैं। मुरैना में भी सौर पार्क जो है बन रहा है। और 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि जो टोटल एनर्जी है ना उसका 75% भागीदारी जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा से हो, ठीक है। नवीकरणीय में मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सबसे पहली पवन चक्कियां देवास के जाम गोदरानी में 1995 में स्थापित की गई थी। अब देवास, इंदौर ये मालवा वाला एरिया है, अच्छा दोस्तों पठार है, अच्छी हवा चलती है, इसीलिए यहाँ पर पवन चक्कियां जो है ये क्या की जाती है दोस्तों, लगाई गई है, ठीक है। पवन ऊर्जा संयंत्र जो है रतलाम में सबसे बड़ा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ओवरऑल दोस्तों उद्देश्य ये कि टरबाइन को घुमाना है, चाहे पानी से घुमा लो, चाहे कोयले की भाप से घुमा लो, चाहे दोस्तों हवा से घुमा लो, बिजली पैदा करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना। ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2047 तक 75%, औसत आयु 84 वर्ष, साक्षरता 100% है, प्रति व्यक्ति आय 22 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ध्यान दिया गया है। तकनीकी विकास को गति देने के लिए अपने मध्य प्रदेश में 3 नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है ये विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम 3 नई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे काम वहां पर होंगे, वो सिटी विकसित करेंगे, ठीक है। सभी सरकारी विभागों की योजनाओं, लक्ष्यों और कार्य बिंदुओं की निगरानी के लिए एक लाइव डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों जितने भी सरकारी विभाग की योजनाएं हैं, कितने लक्ष्य तक वो पहुंच चुके हैं, और कार्य बिंदुओं की निगरानी के लिए एक लाइव दोस्तों क्या बनेगा, डैशबोर्ड बनेगा। इसके अलावा दोस्तों इसी विजन के तहत नागरिकों को नागरिक सेवाएं देने के लिए एमपीई सेवा पोर्टल और निवेशकों को सुविधा देने के लिए इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल जो है ये भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिससे भविष्य में 2047 तक हमने जो लक्ष्य डिसाइड किए हैं उन लक्ष्यों तक हम पहुंच पाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, याद रखना अच्छे से सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। $2.5 ट्रिलियन प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी, ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब समृद्ध मध्य प्रदेश, ये इसमें यही बात लिखी गई है कि विजन 2047 मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी विकास पथ को स्पष्ट करता है, जिसमें मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है ये 13 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितनी 2047 तक 250 लाख करोड़ यानी $2.5 ट्रिलियन जो है वो लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 2028 तक लक्ष्य रखा गया दुगना करने का, और 2029 तक रखा गया है कि 27.2 लाख करोड़, 27.2 लाख करोड़ रुपए का एक स्पष्ट मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जहां 2047 तक हम 250 लाख करोड़ करेंगे, पर 2029 तक हमें 27 लाख करोड़ की जीएसडीपी करनी है, ठीक है। तो 27 लाख करोड़ की जो जीएसडीपी जो है ये हमें करनी है, कब तक, 2029 तक हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। इस स्तर के आर्थिक रूपांतरण को हासिल करने के लिए राज्य के विकास कारकों और विकास मॉडल में एक मूलभूत बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि 2029 तक हमें 27 लाख करोड़ करनी है, अभी 2025-26 में 16 लाख करोड़ पहुंची है, तो 27 लाख करोड़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। इन चीजों में दोस्तों हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। उद्योग और सेवा क्षेत्रों की क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन को महत्व देना होगा। साथ ही साथ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो सेवा क्षेत्र है ना, इसकी हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग 36% यानी मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार लगभग 37% है। तो आप ये मान के चलिए 36% से बढ़ाकर 49 से 53% यानी सेवा क्षेत्र जो है उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव हमें करना होगा। 49 से 53% का लक्ष्य रखा गया ये
क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के ओवरऑल जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने पर भी दोस्तों क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2029 तक 27 लाख करोड़। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के जो सेवा क्षेत्र है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया 36% से 49 से 53% तक का दायरा हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों विजन 2047 की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी राज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बहुत सारी नीतिगत पहल जो है ये की है। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 जो है ये भोपाल में हुई थी। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके लिए कॉन्फ्रेंस जो है 2026 में कहां पर हुई थी, भोपाल में हुई थी। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में कहां पर, भोपाल में हुई थी। और इसी के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी अब मध्य प्रदेश में दोस्तों हम उपग्रह भी बनाएंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कार्यक्रम 2026 कहां पर हुआ था, भोपाल में हुआ था। इसी भोपाल में जो आयोजन हुआ था, इसके अवसर पर मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 जो है ये लागू की गई। अब इस स्पेस टेक नीति जो है इसके उद्देश्य क्या है, उपग्रह की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी जो उपग्रह होते हैं ना, उपग्रह अब अपने मध्य प्रदेश में भी कोशिश की गई है कि उपग्रह का क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, विनिर्माण हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति जो है ये कब लाई गई, 2026 में लाई गई। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के अवसर पर हो जाएगा। इस नीति के माध्यम से अपने उपग्रह बनाए जाएंगे, भू स्थानिक विश्लेषण और कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य के उभरते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को भी सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है उपग्रह का विनिर्माण होगा। अपने मध्य प्रदेश में दोस्तों हम जो है पूरी इमेज देख पाएंगे, जिससे फायदा क्या होगा, कहाँ कृषि खराब हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। आपदा प्रबंधन में ये सहायता करेगा और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में भी दोस्तों बढ़ावा मिलेगा कि शहर में किस तरह की क्या योजनाएं बनाई जाएं। तो ये मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति याद रखना 2026 में आई, जिसमें उपग्रह का मैन्युफैक्चरिंग होगी अब अपने मध्य प्रदेश में। और रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहां पर हुआ था, तो याद रखना दोस्तों भोपाल में हो गया था। ठीक है, कहां पर हो गया था, भोपाल में हो गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 6 हवाई अड्डों की संख्या 2029 तक 11 करनी है और 2047 तक दोस्तों 14 करने की योजनाएं बनाई गई, जिसमें लगातार दोस्तों प्रगति हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं, नहीं पता है तो आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख है, 4 क्या कहते हैं महानगरों में हवाई अड्डे हैं। ग्वालियर में हवाई अड्डा, इंदौर में हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा और जबलपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो में हवाई अड्डा है और रीवा में हवाई अड्डे हैं। ये 6 हवाई अड्डे परिचालन में, यानी यहाँ से हवाई जहाज जो है ये उड़ता है साय पर। याद रखना दोस्तों सतना में और दतिया में बन रहा है 7वां 8वां। 2029 तक तो हमने लक्ष्य रखा है कि हम 11 हवाई अड्डे बनाएंगे और 2047 तक लक्ष्य रखा है कितने, 14 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि मुझे लग रहा है कि 2047 से पहले ही 14 हवाई अड्डे बन सकते हैं। जिस हिसाब से विकास हो रहा है, जिस हिसाब से प्रगति हो रही है, मेरे हिसाब से 2047 से पहले ही 14 हवाई अड्डे बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 हवाई अड्डे परिचालन में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है और साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन विद्या सेतु पे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एमपीपीएससी के पेपर 1 जो है ना, पेपर 1, यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो हमारे कोर्सेस भी आगे आप जुड़ सकते हो, आसानी से एक एक चीज याद कर सकते हो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, खजुराहो, रीवा में हवाई अड्डे परिचालन में है। सतना और दतिया में बन रहे हैं। इसके अलावा 2029 तक 11 और 2047 तक 14 हवाई अड्डे जो है ये करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा आजादी का अमृत काल जो 2047 है ना, इस तक प्रदेश में मछली के उत्पादन को बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक
टन और मछली के बीज उत्पादन को बढ़ाकर 500 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई किया जाना है। और इस क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही झींगा के उत्पादन को भी 100 टन किया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि 2047 तक 14 हमें हवाई अड्डे बनाने हैं। ठीक है, याद रखना 2047 तक जीएसडीपी 250 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय 22 लाख, औसत आयु 84 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति कब आई? 2026 में आ गई थी। अच्छा, एआई कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था? ये एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल में हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आइए, अब आगे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्र में एक शिक्षा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा में हम क्या क्या प्रयास करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। वही साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक हुए कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 69, 2023 के अनुसार 76.4 है। और लक्ष्य कितना रखा गया? 2047 तक 100% दोस्तों साक्षर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जीईआर यानी प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, प्राथमिक, माध्यमिक और जो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, इनमें दोस्तों जो क्या कहते हैं अपना एक तरह से जीईआर यानी जो लक्ष्य रखा गया है कि पूरे एडमिशन कितने हो जाए। अभी वर्तमान में कितने 2023-24 में कितने हैं? 80% है, 67% है और 43.9% हो जाएगा। इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 100, 100 और 100 रखा गया है। कितना रखा गया दोस्तों? जीआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, इनरोलमेंट का जो रेशियो होता है ना कि इनरोलमेंट कितना है एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में, 80, 67 और 43.9% है। अब लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक हमें जो इनरोलमेंट कराने हैं इन सभी में 100% यानी सभी बच्चे जो हैं ये पढ़े हैं। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है एलिमेंट्री, प्राथमिक, माध्यमिक और जो हायर सेकेंडरी है इसमें 80% है 2023-24 के डाटा के अनुसार, 80% है, 67% है और 43.9% हो जाएगा। जिसमें 2047 तक लक्ष्य क्या रखा गया? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 100% लक्ष्य रखा गया है। 100% लक्ष्य जो है ये रखा गया है, ये याद रखना। ठीक है, आप देखिए ओवरऑल राष्ट्रीय अचीवमेंट स्कोर जो है जैसे वर्तमान में 53 है, 2029 तक लक्ष्य रखा गया 62.5 और ओवरऑल अचीवमेंट स्कोर जो है, ओवरऑल राष्ट्रीय अचीवमेंट स्कोर 76.25 का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ओवरऑल दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अचीवमेंट स्कोर होगा उसमें 76.25 जो है ये 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। साक्षरता दर कितनी होनी चाहिए? 100%। इनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? 100%। ठीक है, इनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? 100% हो जाएगा। ओवरऑल राष्ट्रीय अचीवमेंट स्कोर कितना होना चाहिए? 2047 तक 76% हो जाएगा। इसके अलावा आइए दोस्तों वोकेशनल स्ट्रीम जो है NSQF में छात्रों की भागीदारी हो जाएगी। यानी देखिए दोस्तों कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्र जो है ये पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई करने के साथ साथ इनको वोकेशनल चीजें जो है ये सिखा दी जाए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी जाए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दे दी जाए और भी चीजों के बारे में दे दी जाए। तो इसमें दोस्तों जो है 2023-24 में मात्र 14% ही भागीदारी है, जिसमें 2029 तक लक्ष्य रखा गया 25% और 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि 40% जो है भागीदारी हो। किसमें? वोकेशनल स्ट्रीम में हो जाएंगे। किसमें हो जाए दोस्तों? वोकेशनल स्ट्रीम में भागीदारी जो है 40% तक हो। कितनी हो? 40% तक हो जाएंगे। 40% तक भागीदारी जो है वोकेशनल स्ट्रीम में हो जाएगा। यानी वोकेशनल स्ट्रीम से याद कर लो कि कक्षा 9वीं से 12वीं में हमने प्रवेश लिया तो हमने देखा कि यार कुछ लोग वहां पंडित बन गए, पंडित दिख रहा है, पंडित 40, तो हमने कहा कि चलो 40% लोग जो हम लक्ष्य रखेंगे कि वोकेशनल स्ट्रीम में भागीदारी लें। ओवरऑल राष्ट्रीय अचीवमेंट स्कोर 76.25, वोकेशनल स्ट्रीम में भागीदारी जो है वो 2047 तक लक्ष्य रखा गया कितना? 40% होना चाहिए। साक्षरता दर 100% होना चाहिए। अब देखिए NAAC से मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थान, यानी दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश में यदि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, कॉलेजेस वगैरह हैं, वो NAAC से यदि मूल्यांकित होंगी तो वहां पे शिक्षा का स्तर सुधरेगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, वहां की और सारी चीजें जो है ये सुधरेगी। तो वर्तमान में NAAC से
जो मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थान है मात्र 31% है। 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि 100% उच्च शिक्षण संस्थान जो है ये NAAC से दोस्तों क्या होंगे, मूल्यांकित होंगे। NAAC से दोस्तों क्या होंगे, मूल्यांकित होंगे। तो 100% शिक्षण संस्थान जो है NAAC से मूल्यांकित होंगे, ये लक्ष्य रखा गया है 2047 तक हो जाएगा। वोकेशनल स्ट्रीम का लक्ष्य 40% रखा गया। NAAC से मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य 100% रखा गया है। ठीक है। हाँ, अब देखिए NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ये ओवरऑल रैंकिंग यानी पूरे भारत में दोस्तों टॉप 100 जो है ये इंस्टीट्यूट है। इसमें मध्य प्रदेश के वर्तमान में 2023-24 में 3 थे, अभी देखें तो हम 2 ही हो जाएंगे। 2025 की NIRF रैंकिंग के अनुसार याद रखना मात्र 2 ही है। एक तो अपना IIT इंदौर वाला हो जाएगा और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस ऐसा कुछ है वो भोपाल वाला हो जाएगा। अभी 2 ही है, पर इसका लक्ष्य कितना रखा गया कि याद रखना NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ना, इसमें टॉप 100 में अपने मध्य प्रदेश के कम से कम 8 इंस्टीट्यूट आए। NIRF जो ओवरऑल रैंकिंग है ना टॉप 100 की, टॉप 100 में अपने 8 इंस्टीट्यूट जो हैं ये आए 2047 तक, ये लक्ष्य रखा गया। ठीक है। NAAC से मूल्यांकित याद रखना उच्च शिक्षण संस्थान जो है 100% लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा याद रखना दोस्तों वोकेशनल स्ट्रीम 40% जुड़े और ओवरऑल राष्ट्रीय अचीवमेंट स्कोर 76% रखा गया है। QS जो वर्ल्ड रैंक है ना, वर्ल्ड रैंक, इसमें 500 में उच्च शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश का वर्तमान में एक ही IIT इंदौर। ठीक है। अब लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 3 तो जो है ये ओवरऑल जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है ना, तो उसमें टॉप 500 में अपने मध्य प्रदेश के 2047 तक 3 से उच्च शिक्षण संस्थान आए। और NIRF की जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप 100 में मध्य प्रदेश के 8 जो है कॉलेजेस वगैरह आए, ये लक्ष्य रखा गया 2047 तक हो जाएगा। साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप की संख्या को बढ़ावा दिया गया, यानी अब रोजगार, जब उच्च शिक्षण संस्थान कॉलेजेस में यदि लड़के जाएंगे तो अब वो रोजगार पाने नहीं, रोजगार देने वाले बने। इसीलिए स्टार्टअप की संख्या को भी बढ़ावा दिया गया, इंक्यूबेशन सेंटर खोलेगा। स्टार्टअप में बहुत सारे अनुदान भी दे रही है सरकार। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप की जो संख्या है ये याद रखना 295 वर्तमान में और लक्ष्य रखा गया 1500। 2047 तक 1500 का लक्ष्य रखा गया, 2029 तक जो है ये 500 का लक्ष्य रखा गया। यानी इसमें बांट दिया, ऐसा नहीं है 2047 में अब जाके देखेंगे, बीच बीच में भी देखते रहेंगे कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश ने प्रगति की है। ठीक है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप की संख्या अभी 295 है, जिसे बढ़ा के 1500 करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। US वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500 में मध्य प्रदेश के 3 इंस्टीट्यूट का आने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ NIRF ओवरऑल रैंकिंग टॉप 100 में दोस्तों मध्य प्रदेश के 8 जो है शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य रखा गया। 2029 तक 5 रखा गया है। ठीक है। यानी जो अपने उच्च शिक्षण संस्थान है इनको सुधारेंगे हर चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उनमें यदि सुधारेंगे तो रैंकिंग जो है अपने आप जो है ये सुधर जाएगी। खेल अकादमियों की संख्या, खेल अकादमियों की संख्या जो है वो 18 से अब दोस्तों मध्य प्रदेश में 24 की जाएगी। खेलों से रिलेटेड अकादमी यदि बनेगी तो खेल को बढ़ावा मिलेगा, खेल को बढ़ावा मिलेगा तो दोस्तों अपना मध्य प्रदेश जो है ये ओवरऑल आगे बढ़ेगा। तो जहां खेल अकादमी 18 है सभी खेल से रिलेटेड, चाहे हॉकी हो, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे घुड़सवारी हो, तो ये यहाँ पर वर्तमान में 18 खेल अकादमियां हैं। इसका लक्ष्य रखा गया 2029 तक 20 और 2047 तक जो है 24 खेल अकादमियों का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खेलों में हम रैंकिंग की बात करें तो 3rd रैंकिंग में आता है अपना मध्य प्रदेश वर्तमान में, धीरे धीरे 2nd और फिर 1st रैंकिंग का लक्ष्य रखा गया कि हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ गया अपना मध्य प्रदेश जो है 2047 तक राष्ट्रीय खेलों में भी पहली रैंक पर आए। ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको अच्छे से बेसिक याद रखना है। ठीक है। एनरोलमेंट रेशियो को 100% बढ़ाना है। ओवरऑल राष्ट्रीय अचीवमेंट स्कोर 76.25 करना है। वोकेशनल स्ट्रीम 40%। NAAC से मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थान 100%। ओवरऑल टॉप 100 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 8 उच्च शिक्षण संस्थान आए। वर्ल्ड रैंक में 500 में कम से कम 3 आए।
स्टार्टअप की संख्या 1500 की जाएगी, खेल अकादमियों की संख्या 24 करने का लक्ष्य रखा गया, और राष्ट्रीय खेलों में रैंकिंग जो है उसमें पहला स्थान रखा गया है। हाँ, अब आइए दोस्तों आगे, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स हु आर वेस्टेड, यानी दोस्तों जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और कुपोषण के शिकार हैं। ये बहुत ही ज्यादा कुपोषण जो है बढ़ रहा है अपनी हाइट के अनुसार दोस्तों, वजन वगैरह नहीं होता बहुत ज्यादा, क्यों कहते हैं दोस्तों, इनमें कमी होती है, तो इस वजह से जो कुपोषण है 2021 में 19% है, इसका लक्ष्य रखा गया 2029 तक 10% और 2047 तक 5% से भी कम बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार बचे, 5 साल से छोटे। 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया। क्या लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि 5% से कम बच्चे हैं वो जो हैं ये कुपोषण का शिकार मात्र रहे। वर्तमान में यानी 2021 में 19% बच्चे जो हैं ये हैं, 2029 तक 10% और 2047 तक, यानी 2047 में लक्ष्य रखा गया, बच्चे धड़ाधड़ खेल रहे हैं। और खेल कैसे रहे हैं? हुक से लटके हुए हैं, हुक से, ये देख रहा है हुक, ये देख रहा है, ये देखो हुक, ये हुक, और इसी हुक में दिख रहा होगा 5 है, यानी लक्ष्य रखा गया कि 5% से भी कम बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हों। ठीक है, 5% से भी कम बच्चे जो हैं ये कुपोषण के शिकार हों, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया जो कि ट्राइब्स में यानी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया जो है मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन यानी योजना की शुरुआत की गई थी। जैसे वर्तमान में सिकल सेल एनीमिया 2.3% है 2024 में, इसको 1% से कम का लक्ष्य रखा गया 2029 में, और 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिकल सेल एनीमिया का पूरी तरह उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा ईयर रखा गया? 2047 रखा गया। कौन सा ईयर रखा गया? 2047 से रखा गया है कि सिकल सेल को पूरी तरह समाप्त करेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? तो याद रखना, कुपोषण के शिकार बच्चे 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि 5% ही रहेंगे। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया जो है उसका पूरी तरह उन्मूलन किया जाएगा 2047 तक हो जाएगा। ठीक है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का पूरी तरह उन्मूलन किया जाएगा। NQAS सर्टिफाइड फैसिलिटीज हो जाएगी। यानी दोस्तों याद रखना कि जो अपने अस्पताल वगैरह है ना, अस्पताल वगैरह, इनको NQAS से सर्टिफाइड फैसिलिटी से सुविधा युक्त आगे बढ़ावा दिया जाएगा। अभी वर्तमान में मात्र 5% ही है। 2029 तक 90% और 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि 100% अस्पताल जो है, ठीक है, 100% अस्पताल जो है ये क्वालिटी से इंप्रूवमेंट करें, यानी NQAS सर्टिफाइड फैसिलिटी से सुविधा युक्त तो 100% अस्पताल हो जाएंगे। इसमें अस्पतालों में सारी सुविधाएं हो, से लोगों को अच्छे से दोस्तों क्या मिल सके, लोगों को अच्छे से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, तो 100% लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में ही दोस्तों डिलीवरी हो। अभी 2021 तक देखा गया कि 90% डिलीवरी जो है ये सरकारी अस्पतालों में हो रही है। 2029 और 47 तक लक्ष्य रखा गया कि 100% जो है ये डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही हो, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों बचे रहें। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लेके आती हैं, जिससे, ठीक है, जिससे दोस्तों वो उन्हें पैसा भी देती है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 100% हो, सर्टिफाइड फैसिलिटीज से 100% हो, नर्सेस पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख जो पॉपुलेशन है उस पर नर्सेस की संख्या 187 से बढ़ा के 600 से ज्यादा करनी है। यानी नर्सेस की जो संख्या है ना 1 लाख पॉपुलेशन पे, याद रखना दोस्तों 187 से बढ़ा के 600 से ज्यादा नर्सेस की संख्या का लक्ष्य रखा गया है। तो नर्सेस की संख्या का जो लक्ष्य है, नर्सेस की संख्या का दोस्तों जो लक्ष्य है वो आपको याद रखना है दोस्तों, 187 से 600 से ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। OOPE यानी एस % ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी दोस्तों टोटल हेल्थ पे जो खर्चा हो रहा है, इसमें जो व्यक्ति है जिसका इलाज हो रहा है उसका कितना खर्चा हो रहा है उसको जितना हो सके कम करना है, क्योंकि खर्चा व्यक्ति पर ना पड़े। गरीबी इतनी ज्यादा है, भुखमरी इतनी ज्यादा है कि खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। तो वर्तमान में 43% है, जिसे लक्ष्य रखा गया 5% से कम खर्चा
व्यक्ति का लगे उसके स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो इतना बेसिक समझ में आया। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु आर वेस्टेड, कुपोषण के शिकार 5% कम करने का लक्ष्य। सिकल सेल एनीमिया 100% समाप्त। जो अस्पताल जो है उनको NQAS सर्टिफाइड फैसिलिटी से 100% करना है। सरकार मतलब जो हॉस्पिटल्स है ना उसमें डिलीवरी का 100% का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख पॉपुलेशन पर नर्सेज की संख्या 187 से बढ़ा के हमें 600 जो है ये करनी है। और OOPE परसेंटेज यानी एज परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है 5% से कम रखना है। यानी बच्चों का उससे लटक जाओ और तुम भी लटक जाओ, जो गरीब हैं वो हमें 5% से कम करना है। ठीक है, और प्रति 10,000 पॉपुलेशन जो है उसमें आयुष डॉक्टरों को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक, योगा, ठीक है, योगा एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा AYUSH, ठीक है, आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। पर 10,000 पॉपुलेशन जो है उस पर आयुष प्रोफेशन को यानी सभी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। अभी वर्तमान में 10,000 पॉपुलेशन पे मात्र 8 है, इसको आगे जाके लक्ष्य करना है 12 से ज्यादा हो जाए। प्रति 10,000 पॉपुलेशन में दोस्तों 12 से ज्यादा हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हजारों डॉक्टर बन रहे हैं हर साल, ये जा कहां रहे हैं? ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। ठीक है, तो आयुष प्रोफेशनल जो है ये पर 10,000 पॉपुलेशन पे जो है उसमें 12 से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल्स हो जाएंगे। इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट और ज्यादा है कि 2047 में हमने दोस्तों लक्ष्य रखा है, जैसे जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 67 है औसत आयु, उसको कितना करना है लक्ष्य 84 वर्ष जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये शिशु मृत्यु दर जो है इसको 41 से करना है 5। जहां शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 41 है ना दोस्तों, इसे 5 करने का लक्ष्य रखा गया। शिशुओं के कुपोषण का समाप्त करना है 5% से कम, भूख से लटका दो, शिशु मृत्यु दर हमें करनी है 5। कब तक? 2047 तक। तो 2047 तक शिशु मृत्यु दर जो है इसे 5 करनी है। इसके अलावा कुपोषण के शिकार बच्चों को 5% से कम रखना है। साथ ही साथ याद रखना टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर भी 5% से कम होना चाहिए। और शिशु मृत्यु दर को भी दोस्तों प्रति 1000 जीवित जन पे 5 ही करना है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर जहां SRS 2021 से 23 की रिपोर्ट में 142 थी, 142 की तुलना में मातृ मृत्यु दर यानी प्रति लाख जीवित जन्म पर मात्र 20 करना है हमें। अभी वर्तमान में 142 चल रही है, तो 142 की तुलना में दोस्तों कितना करना है? 20 महिलाओं की ही मृत्यु हो, वो भी ना हो पर जितना हो सके कम हमें करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया 5 और मातृ मृत्यु दर जो है उसका लक्ष्य दोस्तों कितना रखा गया? 20 रखा गया। जबकि SRS 2021 से 23 के अनुसार 142 से हो जाएगा। और डॉक्टर वर्तमान में 50 से बढ़ाकर 250 प्रति लाख जनसंख्या पे 250 यानी लगभग 5 गुना जो है ये डॉक्टरों को बढ़ाना है। तो GSDP 250 लाख करानी है, डॉक्टरों को भी 250 प्रति लाख जनसंख्या पर करने का ये लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। शिशु मृत्यु दर 41 से 5 करना है, मातृ मृत्यु दर 142 से 20 करना है और डॉक्टरों की संख्या 50 से 250 करनी है। डॉक्टरों की संख्या कितनी करनी है दोस्तों? 50 से 250 जो है ये करनी है। समझ में आ गया? डॉक्टरों की संख्या जो है 50 से 250 करनी है। हाँ चलिए आगे देखिए दोस्तों। इसके अलावा स्वास्थ्य में हम बात करें तो सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100% जो है स्मार्ट मीटरिंग, यानी सभी बिजली उपभोक्ता जो है उनके घर में 100% स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, 2047 तक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने जो लक्ष्य रखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा में 75% भागीदारी हो, मतलब ओवरऑल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी 75% हो। तो इसके लिए क्या ध्यान में रखा गया है? टिकाऊ और लागत प्रभावी ऊर्जा के लिए 2 सौर पार्क जो है ये स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2 सौर पार्क बन जाएंगे। और बहुत सारे सौर पार्क जो अपने मध्य प्रदेश में बन ही रहे हैं, जैसे मुरैना, नीमच साइड, इधर सागर साइड, धार साइड भी बन रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 2030 तक 50% जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां 75% रखा गया 2047 का लक्ष्य, 2030 तक जो है 50% नवीकरणीय ऊर्जा से ही एनर्जी मिलना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा किसानों के एक समूह के लिए जल
पहुंच और प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक सिंचाई परियोजनाएं जो हैं इनका विकास किया जा रहा है। यानी किसानों के एक समूह के लिए पानी पहुंचे, उनके मैनेजमेंट में सुधार हो, उसके लिए सामुदायिक सिंचाई परियोजना का जो है ये विकास किया जा रहा है। इसमें जल का भंडारण, जैसे आपको पता है तालाब योजना के माध्यम से चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें मान लीजिए कोई नदियों में बाढ़ के समय मतलब बारिश के समय जो है बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे चेक डैम बना दिए जाएंगे जिसमें पानी वहां इकट्ठा भी हो जाए और बाढ़ के पानी का फ्लो कम भी हो जाए और भविष्य में वो चेक डैम के माध्यम से जो किसानों तक भी पानी पहुंच जाए। ठीक है, तो जल भंडारण, खेत तालाब योजना, ये सारी योजनाएं जो है, बलराम ताल योजना जो है, ये इसको और विकसित किया जा रहा है और चेक डैम जो है ये बनाए जा रहे हैं। जल निकायों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण किया जा रहा है और सतत उपयोग किया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजनाएं लाई जा रही है, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना हो जाएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी परियोजनाएं लाई जा रही हैं। 2047 तक सिंचाई क्षमता को 50 लाख हेक्टेयर से 158 लाख हेक्टेयर करने के लिए नई जल संरक्षण योग संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें सतही और भूजल सिंचाई दोनों शामिल है। यानी जो सिंचाई क्षमता वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर है ना, इसे बढ़ा के 158 लाख हेक्टेयर करने के लिए लक्ष्य किया जा रहा है। अब सिंचाई क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब पानी हो, पूरे साल भर यदि पानी पहुंच जाए तो सिंचाई की जो फसलें होती है ना, रबी में भी फसलें बोई जाएगी, खरीफ में भी फसलें बोई जाएगी, जायद में भी फसलें जो है ये बोई जाएगी। तभी तो जो सिंचाई क्षमता है वो 50 लाख हेक्टेयर से 158 लाख हेक्टेयर पहुंचेगी, जिसमें सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए जल की भी आवश्यकता को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है। इसके अलावा विकसित मध्य प्रदेश में हम बात करें तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 में। तो 2047 तक मध्य प्रदेश को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एक मजबूत मल्टी मॉडल अधोसंरचना होगी जो निर्बाध व्यापार और कनेक्टिविटी का समर्थन करेगी। राज्य जो है 14 संचालित हवाई अड्डों की संख्या की जाएगी, जैसे वर्तमान में 6 चलित हैं, तो 2047 तक 14 हवाई अड्डे, 14 संचालित हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने और माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये विकसित किए जाएंगे। ये विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि 2047 तक लक्ष्य कितना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का रखा गया है, तो याद रखना दोस्तों 5 हो जाएगा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर जो है ना, इस पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बन रहा है। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब क्या होता है? ऐसा पार्क होगा जहां पे दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं होगी। यहीं पे सामान भंडारण हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग गंतव्यों से अलग अलग जगह पर पहुंच भी जाएगा। कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ पर बनेंगे, यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाएगा, इसको ट्रेनों से जोड़ दिया जाएगा, यातायात में वायु सुविधाएं होगी, तो वहां पर भी दोस्तों वायुयान के माध्यम से भी यदि कोई फसलें खराब होती है जल्दी, तो उसे जो है उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में बन रहा है और 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये विकसित करने की योजना बना रहा है और 20 से अधिक गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों और कुल 45 MMT वेयर हाउसिंग क्षमता के लक्ष्य के साथ मध्य प्रदेश अपने वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का 90% से अधिक उपयोग सुनिश्चित करेगा, जिससे ये भारत के लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में होगा। यानी 14 हवाई अड्डे बनेंगे, 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनेंगे, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे, जिससे हवाई सुविधाओं के माध्यम से भी हम जो है सामान वगैरह पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है कि उद्योग में भी इन चीजों की मजबूत होगी। PM मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में बन ही रहा है। इसके अलावा आइए दोस्तों समृद्ध मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिंदु हो जाएंगे। सभी प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इनके पास निकट श्रमिक छात्रावास होंगे, महिला छात्रावास और संबंधित सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। यानी जो भी औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ महिलाओं के लिए अलग से छात्रावास होंगे, महिलाओं को सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिले। ये अल्पकाल के लिए भी किया जाएगा और दीर्घकाल के लिए भी किया जाएगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ठीक है, भारतीय संविधान में भी यदि आप पढ़ोगे आर्टिकल 39 का ये पॉइंट लिखा हुआ है कि महिला और पुरुषों को समान कार्य दिया जाए, समान भागीदारी हो, और 39 के डी में लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिले। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में महिला केंद्रित सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, उनके लिए आवास, बच्चों के देखभाल की सुविधा मिले यदि कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे महिला जो है ये भी उद्योग मतलब अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। महिला और विदेशी पर्यटकों के लिए गंतव्यों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे, जहां 50 गंतव्यों में 50,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिले। सहायता बुनियादी ढांचे जैसे कि बच्चों की देखभाल सुविधाएं, छात्रावास और महिला और वंचित समुदायों के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ करना, जिसमें शिक्षा कौशल, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि शामिल है। जेंडर इंटेंशनल आधारभूत संरचना की स्थापना करें, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और आईटी हब में चाइल्ड केयर सेंटर और महिला छात्रावास आदि हो जाएंगे। ठीक है, तो इन पे दोस्तों क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। अब महिला सशक्तिकरण दिशा में आगे बढ़ने के लिए 4 स्तंभों की पहचान ये करता है, जिसमें देखिए जेंडर इंटेंशनल आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, महिलाओं के लिए बसें और परिवहन सेवाएं होंगी, औद्योगिक क्षेत्रों में बाल देखभाल केंद्र होंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित रूप से अलग से हॉस्टल होंगे, बच्चों के देखभाल केंद्र भी बनेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और प्रेम अनुकूलित बुनियादी ढांचा बनेगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिला एमएसएमई के लिए कम ब्याज वाले लोन मिलेंगे, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में यदि महिला बनाएगी वो तो कम ब्याज वाले आपको लोन मिलेंगे। निजी क्षेत्रों को मुआवजा आधारित प्रोत्साहन किया जाएगा और महिला केंद्रित व्यवसाय उस्मायन केंद्र जो है ये खोले जाएंगे। शिक्षा और कौशल में बात करें तो जिला स्तरीय महिला कौशल विकास प्रकोष्ठ बनेंगे, STEM कोर्स के लिए स्कॉलरशिप होगी, महिलाओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण होगा। मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए स्वयं सहायता समूहों को बड़े वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा। NGO या बैंकों के साथ महिलाओं को डिजिटल वित्तीय उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बेसिक 2047 तक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार देने के लिए, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने के लिए ये प्रमुख चीजें जो है इन पे क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के समग्र विकास पर यह केंद्रित होगा 2047 का जो लक्ष्य है। रणनीतिक बिंदु आंगनवाड़ी केंद्र होंगे और इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे जो वेस्टेड हैं यानी कुपोषण के शिकार हैं, उनका लक्ष्य कितना रखा गया 2047 तक 5%, और वर्तमान में 19% है 2021 की स्थिति में। ठीक है, कि 5% से कम किया जाएगा कुपोषित जो बच्चे हैं। सतत विकास लक्ष्यों और समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के साथ एक संरेखण है, यानी जो सतत विकास लक्ष्य है ना, टोटल 17 लक्ष्य हैं, तो इन लक्ष्यों को फुलफिल करने की कंडीशन 2030 रखी गई है। इसमें 2047 का जो विकसित मध्य प्रदेश है उसको भी ध्यान में रख के ये जो चीजें हैं ये की गई हैं। जैसे SDG नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है, सम्मानजनक आपको रोजगार मिलना चाहिए। SDG नंबर 11 हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग होना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा स्कोर किया था 92 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। यानी ये भी हमें दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों में भी समृद्ध मध्य प्रदेश और दोनों को जोड़ते हुए दोस्तों इस तरह विकसित मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश जो है ये बनाने का हमने क्या है लक्ष्य रखा है, ये बनाने का हमने क्या रखा है लक्ष्य रखा है। तो ये था अपना दोस्तों विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, और मैं आशा कर रहा हूं आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, आप जुड़ना चाहो तो वहां पर भी जुड़ सकते हो। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और भी आप क्या चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।